यूनिकॉर्न के बारे में बताओ जो बिना मैन पावर यूनिकॉर्न बन गई हो। कुछ ऐसे बड़े कोलोग्नोमेट के बारे में बताओ जो मैन पावर के बिना इतना बड़ा बन चुका है। नहीं बता पाओगे। मैन पावर आपके बिजनेस का वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके बिजनेस को यहां से मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको तो अच्छे लोग मिलते नहीं। अच्छे लोग मिलते हैं तो वो आपके पास में टिकते नहीं। आपको बोलते हैं मैं बड़े कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ाने की धमकी देकर छोड़ने का बहाना बोलते हैं, या फिर कभी फैमिली रीजन को लाके बीच में छोड़ने का बहाना बोलते हैं। आप समझ नहीं पाते ये मैन पावर बार बार छोड़ के क्यों जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं अगर आपने मैन पावर को अच्छी तरीके से रिटेन करना सीख लिया तो आपको बार बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट नहीं लगेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी, कंपनी का कल्चर अच्छा होगा और जो भी टारगेट्स आपने डिसाइड किए हैं वो टारगेट्स आप टाइम टू टाइम हिट कर पाओगे। अच्छे लोगों को लाया नहीं जाता है, लोगों को अच्छा बनाया जाता है। वापस रिपीट करता हूं, अच्छे लोगों को लाया नहीं जाता है, लोगों को अच्छा बनाया जाता है, उसको रिटेन किया जाता है। और यही आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूरण सिंह और मैं आपके कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो के बारे में। क्या होता है ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो? इस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो से आपको यह समझ में आएगा कि कितने प्रतिशत लोग आपको छोड़ के जाते हैं और इस रेशियो से आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि इतना ही रेशियो मेरी कंपनी में रहना चाहिए और कैसे मैं इस रेशियो को समय दर समय घटाता जाऊं। जितना घटेगा उतना फायदे में होगा। तो चलिए पहले समझते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपना पीरियड डिफाइन कीजिए। कितने टाइम के लिए आप एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकालना चाहते हैं? एक साल के लिए, एक क्वार्टर के लिए, एक महीने के लिए, या हो सकता है 2-3 साल के लिए भी निकालना चाहे तो पहले वो पीरियड डिफाइन कीजिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपका रहेगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट कीजिए कि कितने एवरेज एम्प्लॉयज आपके साथ में रुक के काम करना पसंद करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं मुझे जनवरी से लेके मार्च तक का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनवरी के शुरुआत में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज थे? मान लेते हैं 25 एम्प्लॉयज थे और मार्च के एंड तक आते आते केवल 10 एम्प्लॉयज बचे। तो मैं क्या करूंगा, 25 को 10 से ऐड करूंगा जो बन जाएगा 35 और उसको डिवाइड करूंगा 2 से, यानी कि मैंने 2 महीने दिया ना, तो उससे मुझे एवरेज पता लग जाएगा कि कितने मैन पावर मेरे पास में एवरेज रुक रही है। तो उसका कितना निकला, 35 डिवाइड बाई 2, यानी कि 17.5 लोग मेरे साथ में एवरेज ऑन एन एवरेज मेरे पास रुक के काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि 10 लोग मुझे छोड़ के गए, उसको मैं डिवाइड करूंगा 17.5 से और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। यहां से मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। जो भी मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकल के आता है ये मेरा महीने दर महीने या साल दर साल या क्वार्टर बाय क्वार्टर घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब मेरे मैन पावर में इनस्टेबिलिटी है, मेरी टीम जो है वो इनस्टेबल तरीके से काम कर रही है। इसको मुझे हमेशा घटाने पर फोकस करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। हर क्वार्टर अपने मैन पावर टर्नओवर रेशियो देखिए, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो देखिए और कोशिश कीजिए कि पिछले कुछ क्वार्टर्स का भी आप कैलकुलेट करके रखिए, जिससे आपको एक एवरेज समझ में आ जाए कि आपका मैन पावर टर्नओवर रेशियो कितना है। अब डिस्कस करते हैं कि इसी मैन पावर को, जो मैन पावर हमारे साथ काम कर रही है, उसको रिटेन कैसे रखना है। रेशियो तो निकाल लिया, रेशियो निकालने से तो काम नहीं बनने वाला। काम बनेगा उनको रोकने की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी सीखने से। 5 स्ट्रेटेजीज बताता हूं, एक एक स्ट्रेटेजी बड़ी पावरफुल रहने वाली, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है नर्चरिंग द वर्क एनवायरनमेंट। जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है, अगर वो नर्चर हो गया ना तो आपके लोग आपके साथ में जुड़ के काम करेंगे। और वर्क एनवायरनमेंट को कैसे नर्चर करते हैं, उसका सबसे पहला तरीका यह है इंप्लीमेंटिंग फ्लैट हायरार्कीज। देखो आपके बिजनेस में क्या होता होगा, एक जनरल मैनेजर होगा, उस जनरल मैनेजर के नीचे हो सकता है कुछ टीम लीडर्स हो, कुछ छोटे मैनेजर्स हो और उसके नीचे आपके सेल्स एसोसिएट्स होते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो नीचे वाले सेल्स एसोसिएट होते हैं उनके मन में कई सारे इनोवेशंस के आइडियाज होते हैं, उनके मन में कई सारी तकलीफें होती है, कई सारे सुझाव होते हैं, कई सारी कंप्लेंट्स वो आके आप तक करना चाहते हैं। लेकिन इस हायरार्की के चक्कर में वो आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। कई बार वो अपनी तरफ से नई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हायरार्की हो जाती है कि वो अप्रूवल नहीं ले पाते, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। यही डिसीजन लिया था श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने जब इस चीज को सर्च किया, इस चीज को एनालाइज किया, तो उनको समझ में आया कि हायरार्की जब कॉम्प्लेक्स होती रहेगी तो मैन पावर जुड़ के काम नहीं करेगी। उन्होंने फ्लैट हायरार्कीज को लॉन्च किया। मैनेजर्स के जो लेवल्स है उसको एक ही लेवल पे ले आए। लेवल्स तो वही है, वो मैनेजर है, लेकिन उसको लेवल को एक लेवल पे ले आए, जिससे क्या हुआ, कंपनी के डिसीजन मेकिंग इजी हो गए। अब कंपनी के डिसीजन मेकिंग, जिस डिसीजन को लेने में शायद 4-5-6 दिन का अप्रूवल प्रोसेस लगता था, वही 5-6 घंटे के अंदर अप्रूव होने लग गए, जिसकी वजह से टीम को मोटिवेशन मिला, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो बड़ी तेजी से काम करने लगे। अब आप भी ये आइडेंटिफाई करो कि आपके बिजनेस में कहीं हायरार्कीज का तो लफड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हायरार्कीज तो नहीं बना दी, मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स तो नहीं बना दिया।
है, अगर ऐसा है तो उसको कम करेंगे तो ही आपके मैन पावर मन लगाकर काम कर पाएगी। अपने वर्क एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने का दूसरा तरीका यह है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखो जनरली क्या होता है, आप मैन पावर के साथ में बैठते हो, उनको टारगेट्स देते हो, उनके टारगेट्स के अचीवमेंट्स पे बात करते हो, वो कैसे टारगेट्स को अचीव करने वाली इन सारी चीजों पे बात करते हो, लेकिन हम टीम वर्क पे काम नहीं करते। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आपने टीम्स बना दी, छोटे छोटे कोहोर्ट्स बना दिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 60 to 140% बढ़ जाएगी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बोलता है कि अगर आपने टीम्स को अपने साथ में ऑनबोर्ड कर दिया तो 5 गुना आपके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको टीम्स बनानी है अपने बिजनेस के अंदर। अलग अलग लोगों को काम करने के बजाय उनके छोटी छोटी टीम बनाओ, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोगों की टीम बनाओ और उन लोगों को टारगेट्स दो। अब जब वो बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा था, जब वो टीम के टारगेट्स के रूप में काम करेगा तो उसके अंदर कोलैबोरेटिव सोच आएगी और कोलैबोरेशन के साथ में वो काम करते करते आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल टीम से काम नहीं बनता, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी चेक करनी जरूरी है। टीम के साथ में एक टीम लीडर होगा और वो टीम लीडर उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ड्राइव करता रहेगा। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क के बाद हमारी तीसरी टेक्निक है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अब देखिए क्या होता है, आपकी टीम काम तो बहुत अच्छा करती है लेकिन कई बार टारगेट्स अचीव पूरा नहीं कर पाती। छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते करते लगभग 80% टारगेट अचीव कर लेती है, कई बार 40-50% ही कर पाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क दे दिया तो कुछ भी नहीं कर पाती। अब एक कमजोर लीडर होगा ना, वो पता है क्या करेगा, वो नए टारगेट्स बनाता रहेगा, उनको पुश करता रहेगा। लेकिन एक मजबूत लीडर क्या करेगा, चाहे वो हार रहा है चाहे वो जीत रहा है, हर माइलस्टोन के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा, उसके लिए ताली बजाना शुरू करेगा। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने अपने बिजनेस के अंदर लास्ट टाइम अपने मैन पावर को कब ट्रॉफी दी थी? कब आपने उनके लिए एक बढ़िया सा इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस किया था? कब आपने उनके लिए एक बढ़िया सा इन हाउस चैंपियनशिप अनाउंस किया था? कब आपने अपने बिजनेस के अंदर स्कोर बोर्ड्स को लागू किया था? एक छोटा बिजनेसमैन यही बड़ी गलती कर लेता है, अपने बिजनेस के अंदर स्कोर बोर्ड्स नहीं लागू कर पाता, उनको एप्रिशिएट नहीं कर पाता, या फिर शायद ट्रॉफी देने की जगह केवल ताली बजा के रह जाता है, या फिर ट्रॉफी के साथ में कई बार इंसेंटिव देना भूल जाता है। तो अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करना है, एटलीस्ट एक क्वार्टर के अंदर आपको एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखना चाहिए। अगर ज्यादा टास्क रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है आपका, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है आपकी मैन पावर, तो महीने दर महीने भी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके आप अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लेके आ सकते हो, जिससे उनका मोरल हमेशा बूस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंसेंटिव से काम नहीं बनता। कई बार आप उनको लोगों के सामने अच्छा बोलेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो भी वो आपके साथ में जुड़कर काम करना पसंद करेंगे। मैन पावर को रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा कर लो। अच्छा ट्रीटमेंट तो आपकी मैन पावर यानी कि आपके इंटरनल कस्टमर आपके साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको मैन पावर को रिटेन करनी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, और हमारा दूसरा पॉइंट है बेनिफिट्स एंड कंपेंसेशन। देखो, मैन पावर के साथ में जितना ज्यादा आप उनको कंपेंसेट करेंगे, जितना उनके एफर्ट्स पर उनको रिवॉर्ड करेंगे, उतना ज्यादा उनको काम करने में अच्छा लगेगा। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव सैलरीज। जनरली व्यापारी बोलता है कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा सैलरीज देता हूं, उनके मनचाही सैलरीज देता हूं, लेकिन लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के अनुसार 42% एम्प्लॉयज अपनी जॉब स्विच इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी मनचाही सैलरी नहीं मिल पाती, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। ये रिपोर्ट बोल रही है मेरे भाई। तो सैलरीज को बढ़ाना आपको कई बार बेनिफिशियल रहता है। एक नए मैन पावर को हायर करने से कई गुना ज्यादा उसी मैन पावर की जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसकी सैलरी को हाइक करना बेनिफिशियल रहेगा। आप ये सोच के देखिए कि एक नया मैन पावर आएगा, उसको सबसे पहले आप इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे 3 महीने की, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू होगा 3 महीने का, और फिर जाके 6-7 महीने बाद वो काम करना शुरू करेगा। यानी कि वो जो 6 महीने की सैलरी का इन्वेस्टमेंट है, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप एग्जिस्टिंग मैन पावर को हाइक दे देंगे तो वहां से आपका वो एग्जिस्टिंग मैन पावर रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा, ओनरशिप लेके काम करेगा और बड़े मन लगा के आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव प्रमोशन करना शुरू करेगा। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव सैलरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री से नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर कर दोगे तो एक्सीडेंट होना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। जितना एफर्ट डाल रहा है उसी हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं बेनिफिट्स के अंदर, वो है प्रॉफिट शेयरिंग। देखो, कई बार ऐसा होता है आप अपनी कंपनी के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हो। जितने भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखते हो वो इतने बड़े इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि वो छोटे 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 कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी बिजनेस के अंदर लॉन्च करते रहते हैं। कई बार आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दी, आपने डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड फेयर्स के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना शुरू किया। अलग अलग तरीके के आप प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हो जिससे आपकी या तो सेल्स बढ़ जाए या फिर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ये जो प्रोजेक्ट्स आप लेके आते हो, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को जब आप मैन पावर के साथ में प्रॉफिट शेयरिंग में डाल दोगे तो उनका काम करने का बड़ा मन होगा, क्योंकि उनको पता है क्या दिखता है, उनको ये दिखता है कि मेरा सेठ पहले 1 करोड़ का धंधा कर रहा था, नया प्रोजेक्ट लाने के बाद इसका धंधा जो है वो 2 करोड़ पे चला गया, लेकिन इस 2 करोड़ पे मुझे सैलरी आज भी 20,000 रुपए की मिल रही है। तो आपको ये फोकस करना है कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, उन नए प्रोजेक्ट्स के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको 50% दे दो, 40%, 20% दे दो, छोटा हिस्सा भी रखोगे तो भी उसे ओनरशिप वाली बिलीफ मिलेगा। उसे लगेगा कि कंपनी मेरे बारे में सोच रही है और वो अपने मन लगा के अपनी कंपनी समझ के ज्यादा एफर्ट करना शुरू करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में नहीं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर ही देना सही रहता है। तीसरा तरीका है कॉम्पेंसेट करने का, वो है एक्सटेंसिव बेनिफिट। एक्सटेंसिव बेनिफिट्स का मतलब ये हुआ, आप अपने मैन पावर के लिए क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो, क्या आप उनको मेडिकल पॉलिसीज देते हो, क्या आप उनको टू एंड फ्रो जितना भी उनका लॉजिस्टिक का चार्ज लगता है उसके लिए आप उनको पैसा देते हो, मैटरनिटी लीव के लिए आपने कैसी पॉलिसी बना रखी है। ये छोटी मोटी पॉलिसीज जब आप बनाएंगे ना तो वो आपके साथ में हमेशा जुड़कर काम करेंगे और कंपनी के प्रति उनका फेथ और ज्यादा बढ़ेगा। केवल उन्हीं का नहीं, उनके पूरे परिवार के अंदर कंपनी को लेकर फेथ बढ़ेगा। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण आप टाटा के साथ में देख सकते हो। 26/11 का मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद में टाटा ने कैसे अपनी मैन पावर को कंपेंसेट किया, आपको याद है? आपको पता है ना कि कैसे टाटा आज भी जाना जाता है अपनी मैन पावर की सर्विस के लिए। टाटा की इनिशियल सैलरीज बहुत कम होती है, लेकिन अदर बेनिफिट्स जो होते हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ में लोग जुड़कर काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग सालों साल तक टाटा के साथ में ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ में काम करना पसंद करते हैं। मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आप नए एक्सटेंसिव बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं? होली दीपावली पे गिफ्ट पटाखे देने से काम नहीं बनने वाला। इसी के साथ में आपको उनको सिक्योरिटी बेस्ड बेनिफिट्स देने जरूरी है, जिससे वो आपके साथ में लंबे समय तक टिक के काम कर पाए। तो अभी तक हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि वर्क एनवायरनमेंट कैसे अच्छा करना है, और दूसरा हमने सीखा कि कैसे आप अपने मैन पावर को कंपेंसेट एंड बेनिफिट्स देके अच्छा करेंगे। तीसरा पॉइंट अब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत क्रूशियल है। अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपने अलग से इन्वेस्ट करके अपनी टीम को मोटिवेट कर दिया तो आपकी टीम हमेशा आपके साथ में लॉन्ग टर्म रुक सकती है। देखो 2022 की पीपल मैटर्स की रिपोर्ट के अनुसार केवल 42% इंडियन कंपनीज अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है। आपको पता है, ओनली 42% लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। यानी कि आप मैन पावर को लेकर तो आते हो, उनको ट्रेन नहीं करते हो। अब आप बोलते हो मेरी मैन पावर परफॉर्म नहीं करती, अच्छे लोग मुझे मिलते नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था, लोग अच्छे कभी नहीं मिलेंगे। लोगों को अच्छा बनाना पड़ेगा। अच्छा बनाने के लिए उनको अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छा उनको सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनके माइंड के अंदर, उनके बुद्धि में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो भी आपके साथ में टिक के काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने आपसे ये सवाल पूछिए कि लास्ट टाइम मैं अपनी मैन पावर को कब एक साथ लेकर बैठा था, उनको किसी न किसी प्रोडक्ट पे, किसी की सर्विस पे या फिर किसी स्किल के ऊपर ट्रेनिंग दी थी। अगर ट्रेनिंग नहीं दी थी तो अपना ट्रेनिंग का बजट जरूर डिफाइन कीजिए। अभी ट्रेनिंग्स भी अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहला तरीका है इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए कई बार आप अपने बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं, नई प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, नए डिपार्टमेंट्स आते हैं या फिर डिपार्टमेंट हेड्स कुछ नए प्रोसेस में चेंज करते हैं। इन सारी चीजों को सिखाने के लिए जो भी आप ट्रेनिंग्स देते हैं उसको बोलते हैं इन हाउस ट्रेनिंग। कई बार आपको मैन पावर के साथ में डिस्कस करके समझना पड़ता है कि आपके जो नीचे वाले सेल्स एसोसिएट्स हैं उनमें कौन सी स्किल्स की कमी है, जिस स्किल्स को डालने से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन भी कई बार आपको करना पड़ता है, उससे आप इन हाउस ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा ट्रेनिंग का तरीका होता है, वो होता है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पता है कहां काम करता है? जब आपकी कंपनी के टॉप परफॉर्मर्स जो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके देते हैं, उन लोगों को आप मेंटर बनाते हो और उनसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हो। उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी देते हो कि अब आपको अपनी तरह नए लीडर्स तैयार करना है। जब एक बड़ा लीडर नए लीडर्स को तैयार करेगा तभी तो आपकी कंपनी ग्रोथ स्टेज पे आएगी, तभी तो आपकी लीडरशिप की पाइपलाइन तैयार होगी। मेरा आपसे यही सवाल है, जो आपके बेस्ट परफॉर्मर्स है, आपने उन बेस्ट परफॉर्मर्स का सही उपयोग लिया या नहीं लिया? क्या आपने उनके साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया? क्या आपने उन मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में उनको एक्सटेंसिव बेनिफिट्स दिए या नहीं दिए? उनके साथ में अगर आप ये एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम का मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और लीडर्स भी ओनरशिप के साथ में काम करना शुरू करेंगे। जनरली क्या होता है, लीडर्स बड़े बन जाते हैं और वो इतने बड़े बनते हैं कि वो केबिन के अंदर आते हैं, अपना काम निपटा कर चले जाते हैं। अपनी टीम का टारगेट खुद अकेला बंदा निपटा कर चला जाता है, लेकिन नीचे वाली टीम कभी डेवलप नहीं होती। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, केवल लीडर काम कर रहा है और नीचे वाले बंदे काम नहीं कर रहे हैं, तो उस लीडर को मेंटरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व कीजिए, वहां से आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा।
लर्निंग एंड डेवलपमेंट का तीसरा तरीका है एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स। देखो एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है आपकी टीम के जितने भी बड़े एसोसिएट्स हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं या नीचे वाले लीडर्स भी हैं, वो खुद लोगों को ट्रेनिंग देकर या फिर खुद लोगों को उन्हीं लोगों को बार बार सुनकर पक जाते हैं। लिटरली वो पक जाते हैं। उनको कई बार नया टॉपिक चाहिए होता है, उनको मार्केट में कुछ नई स्किल्स आई होती है तो उसके बारे में जानना होता है, या फिर कई बार मोटिवेशन जानना जरूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आजकल नई नई स्किल्स आपको एक्सटर्नल लेवल से सिखाते हैं। यूडेमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्किल शेयर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ में वो टाई अप करते हैं और अपनी मैन पावर को नई नई स्किल सिखाते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो और आप चाहते हो कि आपके टेक्नोलॉजी वाले बंदे हमेशा मार्केट में अहेड रहे, तो आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी वाले लोगों को यूडेमी के ऊपर चैट जीपीटी का कोर्स दिलवा दिया, या फिर हो सकता है आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स दिलवा दिया, या फिर हो सकता है आपने उनको एडवांस एक्सेल का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा दिया। अगर आप इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो स्किल उस पर्सन ने सीखी है उसी स्किल को वो आपके बिजनेस के अंदर इंस्टॉल करेगा, जहां से आपकी बिजनेस ऑटोमेशन लेवल पे चला जाएगा। मैंने अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ये इंप्लीमेंट करके देखा। मुझे पर्सनली एक्सेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, मुझे चैट जीपीटी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, मुझे लोगों को वेबिनार देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। इन्हीं सारी चीजों को मैंने खुद ने एक्सटर्नल सोर्सेज से सीखा और अपने बिजनेस में इंस्टॉल करके बड़ा किया। अब आप भी अगर अपने बिजनेस के अंदर एक्सटर्नल लर्निंग्स कराना चाहते हो, अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पूरे डिपार्टमेंट को मजबूत करना चाहते हो, अपने बिजनेस के अंदर नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। हमारी टीम भी आपके साथ में कनेक्ट करेगी और आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बताएगी, जहां पर आप हमारे साथ में जुड़कर अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट को मजबूत कर पाएंगे। तो वापस याद दिला देता हूं भाई लोग, अभी तक हम 3 पॉइंट्स सीख चुके हैं। सबसे पहला, वर्क एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा करना है, दूसरा हमने सीखा बेनिफिट्स कैसे देना है, और तीसरा हमने सीखा लर्निंग एंड डेवलपमेंट को कैसे मजबूत करना है। अब हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं और हमारा चौथा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। देखो मैन पावर को हायर कर लिया, उनके साथ बड़ी मेहनत करवाते हो, लेकिन उन बेचारों की जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो पूरी बिगड़ जाती है। सुबह 9 बजे से वो आपके साथ पे काम करने लगता है और शायद रात को 9 बजे तक आप उसको किसी ना किसी माध्यम से इन्वॉल्व रखते हो। 6 बजे तो ऑफिस ऑफ कर देते हो, लेकिन उसके बाद भी वो कॉल पर अवेलेबल रहता है। कई बार संडे को एक्स्ट्रा काम करता है। तो अगर आपने उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं किया ना, तो आपके साथ में वो जुड़ के काम नहीं करेगा। उसके लिए उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है। हर पर्सन के लिए अपनी पहली प्रायोरिटी फैमिली होती है, तो आपको उसको वर्क लाइफ बैलेंस देना पड़ेगा। अब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे दिया जाता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट का मतलब हुआ आपने उसको फ्लेक्सिबल आवर्स दे दिए। लेट इन आ गए तो लेट आउट चले जाओ, या फिर अर्ली इन आ गए, सुबह जल्दी आ रहे हो तो सुबह शाम को जल्दी चले जाओ। देखो आपकी मैन पावर को अगर आपने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे दी, आप चाहते हो कि भाई मेरा तो केपीआई मैच होना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि मेरे 5-7 कस्टमर 10 कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे, चाहे तुम घर से काम करो चाहे ऑफिस से काम करो, तो उस प्रकार की सुविधा दे दो। या फिर आपको अगर लगता है कि वो 5 दिन में से 2 दिन घर से काम कर सकता है, तो वैसी सुविधा दे दो। आपको पता है ना आजकल बहुत सारी आईटी कंपनीज ने अपने सारे के सारे ऑफिस को शट डाउन कर दिया और टोटली वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लेके आ गए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप भी ये कर सकते हो। इसको करते हुए डरना नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए एक अच्छी केपीआई सेट होनी जरूरी है, और किसी अगले वीडियो में आपको केपीआई के बारे में बताऊंगा, जहां से आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस, वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही ऑडियंस की परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाएंगे। अभी फिर से मुद्दे पे आते हैं। अपने फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट अगर आपने दे दिया तो टीम आपके साथ में मन लगाकर काम करेगी। उनको लगेगा कि ये मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी फैमिली के बारे में सोचते हैं। दूसरा तरीका आपको पता है क्या है? दूसरा तरीका है ऑन साइट एमिनिटीज। ऑन साइट एमिनिटीज यानी कि अगर आपके ऑफिस के अंदर बढ़िया एमिनिटीज मिली, उसको अच्छा कैंटीन मिल गया, कैंटीन के साथ उसको मैगी मिल गई, उसको कॉफी मिल गई, उसको रिलैक्सेशन एरिया मिल गया, उसको थोड़ी देर अगर नैप लेनी है तो पावर नैप लेने के लिए अच्छी जगह मिल गई। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है जहां पर उनको काम करते करते जब फटीग हो जाता है तो वो रिलैक्सेशन के लिए वहां पे ऑफिस के अंदर प्ले स्टेशन लगा दिया, वहीं पे वो गेम खेलते हैं, आधे पौने घंटे को खेल के फिर बाद में फिर वापस काम पे लग जाता है। अब आप अपने को फाउंडर्स के साथ में डिस्कस कीजिए कि कैसे आप इस वर्क एनवायरनमेंट को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे ऑन साइट एमिनिटीज बढ़ा सकते हैं। केवल अगर आपने ऑफिस, बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया कंप्यूटर ये दे दिया तो इन केवल 3 चीजों से काम नहीं बनना है। इसके साथ में आपको उनको एक्स्ट्रा एमिनिटीज भी देनी है, जिससे उनको काम करने में मजा आने लगे। तीसरा तरीका है एक अच्छी वेकेशन पॉलिसी। देखो मैन पावर काम कर रही है, 3 महीने 4 महीने तक आपने बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर वो ओवर टाइम करके काम कर रहे हैं। उसके बाद में आप एक ऐसी वेकेशन पॉलिसी बनाइए जहां पर बॉस खुद अपनी तरफ से उसको छुट्टी दे सके। वेकेशन पॉलिसी के अलावा उसको छुट्टी दे सके कि भाई तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, चलो तुम एक काम करो,
करो 3 दिन के लिए गोवा अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। गोवा जाने आने का खर्चा मेरी तरफ से, गोवा में रहने का खर्चा मेरी तरफ से। ऐसा कुछ प्लान कीजिए जिससे आपकी मैन पावर वेकेशंस को एंजॉय कर सके, फैमिली के साथ में टाइम निकाल सके और उसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो सके। कई बार मैंने ऐसा देखा है कई सारी कंपनीज में जब एक्सटर्नल विजिट्स होती है, जैसे मान लो आपके कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको दिल्ली एनसीआर से कोलकाता ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो आपने उसको फैमिली को भी साथ में ट्रेवल करने के लिए अलाउ कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अब वो साथ में वो प्रोजेक्ट भी देख लेगा और फैमिली के साथ में घूम भी आएगा। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए, मैन पावर के साथ में ज्यादा फटीग ना हो, इसके ऊपर फोकस कीजिए। कम से कम 5 से 7 पॉइंटर्स इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत लिखिए कि मैं वो कौन से 4-5 तरीके अपना रहा हूं जिससे मेरी मैन पावर का वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे। अगर आपकी मैन पावर का वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहेगा तो ऑफ कोर्स आपका बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप होगा, आपकी मैन पावर आपके साथ में टिक के काम करेगी और पॉजिटिवली आपकी कंपनी के बारे में मार्केट में प्रमोट करना शुरू करेगी। 4 पॉइंट अभी तक हम सीख चुके हैं। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो, तरह तरह के लोगों को हायर कीजिए और इंक्लूसिविटी रखिए। मैंने कई सारी कंपनीज को देखा, उन्होंने सबसे बड़ी गलती वो यही करती है कि केवल बीटेक वाले मैन पावर को लेती है। कई लोगों को देखा है भाई हमें तो केवल एमबीए पास आउट चाहिए। कई लोगों को देखा है बोले अंग्रेजी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं तो हम उसको हायर नहीं करेंगे। देखो, अगर आप इतने ज्यादा रिजिड हो जाएंगे नई मैन पावर को लेकर तो आपके साथ में तरह तरह के माइंड्स नहीं आ पाएंगे। एक ही प्रकार की सोच में चलेगी कंपनी। अगर आपकी कंपनी के अंदर केवल आइडिया पर्सन है जिसको केवल आइडियाज आते हैं तो केवल वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अगर आपकी कंपनी में प्रोसेस वाला बंदा नहीं होगा ना तो आपके बिजनेस में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर कई बार आपके पास केवल प्रोसेस का बंदा है, आइडिया वाला बंदा नहीं है, तो इसका मतलब आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों प्रकार के लोग होने चाहिए। आइडिया मैन भी होना चाहिए, एक्शन मैन भी होना चाहिए, प्रोसेस मैन भी होना चाहिए, पीपल मैन भी होना चाहिए। ये 4 कैटेगरी के बारे में कभी और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए इन चारों प्रकार के लोगों को हायर करने के लिए अपनी कंपनी के अंदर ये जो चारों ओर आपने एक बहुत बड़ी वॉल क्रिएट कर रखी है कि भाई पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही हम लोगों को लेंगे, इस वॉल को आप तोड़िए और बाकी लोगों को भी अलाउ कीजिए। उन लोगों के साथ में ट्रेनिंग्स कीजिए, उन लोगों के अंदर नई स्किल्स इंस्टिल कीजिए, वहां से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए, उन डिपार्टमेंट्स को अलग से एड्रेस करना शुरू कीजिए। एक दिन बैठे केवल प्रोडक्शन टीम के साथ, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में पार्टी पे जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए उनके क्या चैलेंजेस है। एक दिन बैठिए केवल सेल्स टीम के साथ, उनके साथ बैठ के उनके चैलेंजेस को समझिए। लोगों को पब्लिक में एड्रेस करना अच्छा होता है, लेकिन जब आप पर्सनल अटेंशन देते हैं, उनको पर्सनली एड्रेस करते हैं तो उनको और ज्यादा इंक्लूसिविटी लगती है। जब पर्सनल अटेंशन देंगे तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लूप होल्स निकल के आएंगे और उन्हीं लूप होल्स पे काम करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तीसरा तरीका है वेलकमिंग द न्यू आइडियाज। आप अपनी टीम के अंदर इस प्रकार का इंसेंटिवाइजेशन शुरू कीजिए जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया आइडिया लेके आता है, कुछ नया इनोवेशन लेकर आता है तो उसको इंसेंटिव मिलने लगे। गूगल ने ये बहुत जबरदस्त तरीके से किया जहां पर उन्होंने नए नए इनोवेशन लाने पर अपनी मैन पावर को इंसेंटिवाइज किया। क्या आप भी इस प्रकार के नए आइडियाज लाने पर इंसेंटिवाइज करते हो? क्या आपने अपनी टीम को नए आइडियाज लाने के लिए प्रेरित किया है, या फिर आपकी टीम के जो बड़े बड़े बॉस है वो उनको नए आइडियाज लाने से पहले ही दबा देते हैं? जनरली बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी टीम मेंबर्स उन तक आकर कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो बॉस होता है उनके आइडियाज को दबा चुका होता है। तो ये पॉलिसी जब तक आप अपने बिजनेस में नहीं लाएंगे तब तक नए आइडियाज नहीं आएंगे, लोग और अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। तो आज हमने 5 बड़े पॉइंटर सीखे और इन 5 बड़े पॉइंटर से आपको समझ में आया कि आप अपनी मैन पावर को कैसे रिटेन करेंगे। ये 5 पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो इस वीडियो के अंदर आपको कम से कम 30 पॉइंटर्स दे सकता था, लेकिन ये 5 पॉइंटर्स मैंने निकाले जो मुझे लगते हैं आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसी प्रकार के बिजनेस वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने जरूर कर लिया होगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं आपके बिजनेस को यहां से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने मैन पावर रिलेटेड और भी जितनी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।